नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर अपनी सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि के कारण हमेशा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा में रहता है। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो जाने पर एक बार फिर से मंदिर के अतीत को लेकर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। पीएम मोदी ने लिखा कि वैसे तो मंदिर पर कई बार हमले हुए और हर बार हमले के बाद सोमनाथ मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ। विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लहूलुहान कर दिया, लेकिन भारत के लोगों की मंदिर के प्रति अटूट आस्था के कारण ही मंदिर ने कई हमले झेलने के बाद फिर से खुद को संवार लिया। मुगलों के बाद अंग्रेजों से देश को आजादी मिल रही थी और मंदिर का निर्माण भी नए सिरे से हो रहा था, जिसमें देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की अहम भूमिका रही। लेकिन पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जब मंदिर को राष्ट्र के नाम समर्पित करना था, उस समय पंडित नेहरू ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई। पीएम मोदी के लेख में एक तरफ मंदिर के अतीत की गौरव गाथा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार पर गंभीर सवाल भी हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम कि मोदी जी को ये कैसे पता चला, किस जानकारी पर उनके लेख आए हैं। केवल और केवल झूठी बात करना और लोगों को अपमानित करना। नेहरू जैसा व्यक्ति जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और निश्चित तौर से देश को आगे बढ़ाया, ये मोदी जी को पता कहाँ से चला, मोदी जी ने कैसे इस चीज़ को उठाया है। ये केवल और केवल दिखावटी बात करते हैं, बनावटी बात करते हैं। जमीन पर आज इंदौर में लोग मर रहे हैं, वहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, उस पर लेख नहीं लिखेंगे मोदी जी। और आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करवा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी, बीजेपी नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और चर्चा की शुरुआत में करूंगी रोहित सक्सेना जी आपके साथ, चूंकि बार बार कांग्रेस ये चीज कह रही है कि अगर आपको गलतियां गिनवानी है तो एक बार गिनवा दीजिए। बार बार जवाहरलाल नेहरू को बीच मिलाकर उनकी गलतियों को और तमाम चीजों को सामने रखकर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? बार बार गलतियां आपने इतिहास के तो सक्सेना जी मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दुरुस्त करवा के फिर मैं आपके पास लौटूंगी। राज शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। राज शर्मा जी, ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और तमाम चीजों को बता रही है, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर और जो हमला हुआ उसको लेकर तमाम सवाल हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्यों बौखला जाती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या नेहरू की जो वो चिट्ठी जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, जिसमें उन्होंने पटेल को ये मना किया कि आप नहीं जाएंगे और तमाम चीजें जो बार बार राजेंद्र प्रसाद को मना किया गया कि आप नहीं जाएंगे, इस बात में क्या सच्चाई नहीं है जो कांग्रेस पार्टी बार बार बौखला जाती है इस बात को लेकर? नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, बौखला जाती नहीं, बौखलाना, ये शब्दों का उच्चारण भी आपसे मैं इत्तेफाक नहीं रखना चाहता हूं। मैं दो बातें जानना चाहता हूं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये हम आपका तो हो सकता है, हम आपका, राजनीतिक पार्टी के लिए सब हो सकते हैं। मेरे लिए मंदिर महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, मैं बोल रहा हूं। उसके बाद सारे धर्म के गिरजाघर हैं, मस्जिद हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले मेरा महत्वपूर्ण मेरे लिए मंदिर है। सबसे पहले मेरे सोमनाथ मंदिर है मेरे लिए। लेकिन ये आस्था का विषय है,
क्या प्रधानमंत्री जी ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री सिर्फ सनातन धर्म का हूं? अगर वो जिस दिन कह देंगे मैं सनातन धर्म के लिए 300 क्वेश्चन उनके आगे प्रकट कर दूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। सोमनाथ मंदिर, देखिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं, गाली तो किसी को भी दे सकते हैं। मेरे पिताजी मुझसे बड़े अधिकारी थे, वो नहीं कर पाए जो मैं कर पाया, तो क्या मैं कह दूं कि मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाए? आपने प्रधानमंत्री जी को कभी भी देखा होगा, हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते, वो अपने को बीजेपी के मानते। अगर वो देश के प्रधानमंत्री स्वयं को आत्मा से मान रहे होते तो अपनी जैकेट में तिरंगा लगाते, लेकिन वो, मैं पहले भी कह चुका हूं आप ही के चैनल में कि वो सिर्फ कमल का निशान लगाते हैं। मैं ये कहता हूं सोमनाथ मंदिर है, मंदिर मेरी आस्था का विषय है। मेरी आस्था को ना तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, ना अमित शाह जी बताएंगे, ना उनके तथाकथित प्रवक्ता और जो नेता यहां पे नहीं बताएंगे। सिर्फ इतनी सी तो बात है। अभी मेरी नेता सांसद और प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था, एक बार कर लो यार बात, क्या फर्क पड़ता है, दिखा दो कमी किया। मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का, मैं तो मान रहा हूं प्रधानमंत्री सिर्फ अब रोना रोता रहे। क्या आपने देखा रोने वाला प्रधानमंत्री जिसने गालियों को किलो की तरह नाप दिया? हमने तो दूध या तेल या पानी को मांगा गया था कि लीटर या किलो में नापा जाता था, ये तो गालियों को नापते हैं। अच्छा एक और बात है ना, मैं तो तब सिखाऊंगा ना अपने बेटे को, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हें सिखाता हूं कि नहीं बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपनी बीवी से बहुत प्यार करना है, इज्जत देनी है। मगर कब सिखाता हूं? जब उन्होंने अपने पिता को अपनी मां की इज्जत करते हुए देखा। क्या प्रधानमंत्री जी, मैं यहां पे चैलेंज करना चाहता हूं, या तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या यहां प्रवक्ता बैठे हैं, कोई भी चालीसा मेरे संग दू पे दू पढ़ सकते हैं, चंडी का पाठ कर सकते हैं। अभी असम में चीफ मिनिस्टर ममता दीदी चंडी का पाठ करती हैं, क्या प्रधानमंत्री जी करते हैं? कभी करके दिखाएं। और मैं उन्हें 20 दिन का चैलेंज प्रकट करना चाहता हूं कि वो याद करके दिखा दे। देखिए पूजा और पाठ चित्रा जी, ये कोई सीखता नहीं है। हाँ सही बात। ये एक डीएनए में, मेरे डीएनए में। ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी जो कह रही होगी वो बिल्कुल ठीक है। मैं चलिए आपकी बात मान लेती हूँ शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। शायद नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी नहीं लिखी होगी, शायद उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि बाबरी मस्जिद को बनवाना होगा, शायद उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि भाई हम सोमनाथ के उद्घाटन, मंदिर के उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें गलत होंगी। शायद भारतीय जनता पार्टी गलत कह रही है और कांग्रेस पार्टी जो शुरू से लेकर अब तक करती आ रही है वही गलत है और वही सही है। मैं समझ नहीं पाती आप लोगों की विचारधारा को और आप लोगों की बातों को। मैं बताता हूं। सुनाइए। देखिए यहाँ समय पे, जैसे आज हम डिबेट पे हम 4 लोग हैं, इसमें जो गलत होगा जो सही होगा उसके जिम्मेदार हम हैं। मैं बताऊंगा सिचुएशन क्या थी। मुझे आप पूछेंगे कि आपने गलत कहा, तो मैं कह दूंगा मेरी सिचुएशन ये थी, मैंने कह दिया। लेकिन ठीक है, एक बात है, जब देश आजाद हुआ था तो देश में नागरिक नहीं मिले थे, गुलाम मिली थी, प्रजा मिली थी। अगर नेहरू जी चाहते, अगर ठीक है उनकी भी आत्मा आज के नेताओं की, एक मिनट गंदी आत्मा होती, ठीक है, मैं मौका दूंगी सर आपको भी। ठीक है, मैं मौका दूंगी। अभी हमारे साथ बीजेपी नेता भी रोहित सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं उनका पहला रिएक्शन ले लेती हूँ। सक्सेना जी, बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर आपको गलतियां गिनवानी है तो एक बार में कहकर बताकर खत्म करिए। क्या बार बार नेहरू जी की बातों को बीच में लेकर के आते हैं और बस वही एजेंडा आप लोगों ने सेट करके रखा हुआ है? चित्रा जी, हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैं राज भाई को सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सनातन को लेकर के। राज भाई, आपके सनातन के डिवोशन, अरे आपने बोला, मैंने सुना, परेशान, फिर ऐसे डिबेट नहीं होती है। आपने बोला है ना, काहे इतना व्याकुल हो रहे हैं? थोड़ा सा मुझसे बड़े हो, अभी मुझसे बड़े हो, नहीं ये मत कहिए। राज शर्मा जी, नहीं प्लीज, हमने आपको बुलाया है डिबेट में तो ये मत करिए सर। अभी शुरुआत हुई है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहस नहीं हो पाएगी ना। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर आपसे, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मैंने आपको मौका दिया, आप अपनी बात रखिए, अब उनको भी सुन लीजिए, प्लीज बोलिए सक्सेना जी। सिर्फ समस्या चित्रा जी यही है कि जब कांग्रेस को जवाब देने की बारी आती तो अल्ल वल्ल तल्ल करने लगते, जिसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ। मुझे एक बात बताइए, क्या जो इतिहास में चीजें दर्ज हैं
वो सही नहीं है, उसको नकारना चाहते हैं? क्या राजकीय कार्यक्रम बनाने से नेहरू जी ने साफ मना नहीं कर दिया था? और ये तो बहुत अलग का विषय है। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ उसके लिए सरकारी पैसे भी नहीं दिए थे इन्होंने, वो दान के पैसों से बना था, ट्रस्ट के पैसों से बना था, इन्होंने पैसे तक देने से मना कर दिया था। और देखिए, मुझे इनकी आस्था कितनी है सनातन को लेकर के, ना इसको लेकर कोई प्रश्न है, ना कुछ मुझे इनसे इस तरह की कोई वक्तव्य चाहिए कि इनके कितने सनातनी हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर पीड़ा देती है, जब भी सनातन पर प्रश्न उठता है तो सनातन पर प्रश्न उठाने वाले मुस्लिम कौम से नहीं आते हैं, कांग्रेस की कौम से आते हैं, सपा की कौम से आते हैं। इनकी कौम ही अलग है। और आप कहते हैं इतिहास में क्यों बात करते हैं? अरे इतिहास को आपने गंदा किया है तो सामना करने से क्या दिक्कत है राज भाई? सामना करिए ना। आज हम भी जो कर रहे हैं उसका भी सामना करेंगे, आज जो हम भी कर रहे हैं उसका भी सामना करेंगे। आप भी हिम्मत रखिए, आपने ऐसा किया है इतिहास में और हर बार करेंगे, हर बार सामना करना पड़ेगा। एक बार में बात नहीं खत्म होगी। जब जब संदर्भ आएगा, जब जब संदर्भ आएगा, आप लोगों को इतना कलेजा मजबूत रखना चाहिए कि आपको इतिहास का सामना करना पड़ेगा। मुझे बताइए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला स्थान है सोमनाथ जी का, उसको लेकर के आपकी ये आस्था थी कि आपने राजकीय कार्यक्रम नहीं बनाया, सरकार के पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे अपने धर्म में मान्यता है कि ईश्वर को जब अपना कार्य कराना होता है तो वो अपने माध्यम खुद निकाल लेता है, और ईश्वर अपना माध्यम निकाल रहा है। और आप सनातन पर भाजपा का प्रश्न लगा रहे हैं। आज जो मंदिरों के कायाकल्प हुए, ये बहस देखिए बहुत लंबी है और मुझे लगता है ये बहस अभी और बरसों तक आगे बढ़ने वाली है, और इस पर चर्चा हम चाहे जितनी कर लेंगे वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अतीत को कभी मिटाया नहीं जा सकता शेखर जी। लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अतीत को कुरेदने की जरूरत क्या है? आईना दिखाना पड़ता है चित्रा जी। ठीक है, आईना दिखाना पड़ता है। सक्सेना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल शेखर जी से। अच्छा, सॉरी। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 के बाद हमारी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जो हमारी अपनी हो, ऐसा हुआ नहीं। जो हमारा संविधान है वो भी कॉपी पेस्ट है, और उसके बाद चाहे हमारी शिक्षा पद्धति रही हो, चाहे हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था रही हो, ये सारी चीज़ें एक पैटर्न पर आगे बढ़ती रहीं जो अंग्रेज़ छोड़ करके गए थे, या उससे आगे बढ़ते हुए कुछ संस्थान बने, कुछ नए इनोवेशन भी हुए, कुछ नई आधारशिलाएं रखी गईं। उन सब के बावजूद बड़ी चीज़ ये थी कि हमारा जो इतिहास है उसको लेकर के आज की तारीख में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने सारा सत्य उस तरीके से नहीं रखा गया जैसा कि रखा जा सकता था या होना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें पटल से ही गायब हैं, वो कहीं दबी छिपी पड़ी हैं। हर चीज़ के प्रमोशन का एक टाइम होता है, और जब जिस चीज़ का प्रमोशन का टाइम आता है वो उस तरीके से प्रमोट करता है। प्रमोशन कब होता है? जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो ये मंतव्य होता है जनता का कि अब इस विचार के साथ में ये देश आगे बढ़ेगा। जब उस विचार के साथ में ये देश आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो उससे पहले सत्ता में लोग थे उनके जो विचार थे वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अब जो सरकार इस समय सत्ता में है वो अपनी तरह से चीजों को सामने रख रही है, और सिर्फ अपनी तरीके से नहीं रख रही है, उसके साथ में वो फैक्ट्स भी रख रही है कि भाई देखिए ये चिट्ठी है, ये लेटर है, ये इस तरीके की किताब है फलाने आदमी की, उसने अपनी किताब के इस पन्ने पर इस तरीके से ये चीज का उल्लेख किया है। तो इतिहास अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जो अवर्णित है उसका वर्णन किया जा रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मायावती जब 2007 में चीफ मिनिस्टर बनती हैं तब आप देखिए कि उन्होंने एक से एक जो पार्क बनवाए हैं उसमें कई ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं जिनके बारे में लोगों ने नाम तक नहीं सुना था। तो ये होता है, जब भी किसी का शासन होता है तो वो उस तरीके का विचार आगे बढ़ा करके रखता है जैसा उसका पूरा एक मंतव्य तैयार होता है, या जिस विचार को वो आगे बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि जब हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा, चाहे वो कुतुब मीनार हो,
चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर रहा हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर रहा हो। पिछले 1000 साल में अलग अलग विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में न सिर्फ अपना कहर बरपाया, बल्कि अपनी तरह से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा भी। अब जैसे ताजमहल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तेजो महाल है। इसी तरीके से लाल किला है, लाल किला किसने बनवाया, इसके ऊपर भी विवाद है। आप हैदराबाद चले जाइए, चार मीनार के ठीक बगल में लगा हुआ सटा हुआ भाग्य लक्ष्मी जी का मंदिर है। अब वो पहले भाग्य लक्ष्मी जी का ही मंदिर था, उसके ऊपर चार मीनार बनवाई गई। इस तरीके की जो चीजें सामने आती हैं, ये अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय पर तब उभार लेती हैं। पता सबको होता है, उभार तब लेती हैं जब उस तरीके का शासन सत्ता बैठ जाता है। बिल्कुल जब इक्विलिब्रियम जो संतुलन होता है वो जब स्थापित हो जाता है, तब इस तरीके की चीज सामने आती है। और वही कुछ इस समय पे हो रहा है। जो अब तक कांग्रेस की रिजीम चूंकि लंबी चली, 50-60 साल तक उनका शासन रहा, जो कुछ उन्होंने बताना था वो बताया। अब पिछले 10-12 साल से जब से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, प्रदेशों में सरकारें हैं, तो उस जगह पर आकर के भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में उस तरीके से आ रही हैं। और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। सक्सेना जी, मेरा आपसे ये सवाल है इस समय कि 1000 साल के बाद जिस तरीके से भारत में, ये अशोक सिंघल जी का कोटेड बयान है, जब नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार बनती है, तब अशोक सिंघल जी जीवित थे। उनका यह बयान था कि 1000 साल के बाद भारत में कोई भारत का पुत्र वापस प्रधानमंत्री बना है, भारत के पुत्र का, भारत माता के पुत्र का शासन आया है। यह अशोक सिंघल का कोटेड बयान था। उस बयान से लेकर के और आज प्रधानमंत्री की चिट्ठी तक जो 1000 साल का पूरा वक्फा है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि वो सारी चीजें फिर टेक्स्ट में चेंज हो जाएं? सरकार आपकी है, आज से नहीं है, अब तो 10 साल से ऊपर हो रहा है। तो ऐसे में जितनी चीजें हैं वो कंसोलिडेट होकर के जनता के सामने क्यों नहीं रखी जा रही हैं? मेरा आपसे सीधा सा सवाल है। देखिए शेखर भाई, भारत का कालखंड एक बड़ा कालखंड है और सबसे ज्यादा सत्ता में अगर कोई पार्टी रही है तो इनकी पार्टी रही है। और 60-65 सालों का इतिहास और 60-65 सालों का हिसाब 10 सालों में किया जाना मुझे लगता है शायद नाइंसाफी होगी, पहली चीज। दूसरी बात, हम किसी भी ऐसे निर्णय पे जब जहां हमें लगता है कि हमें कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, हम कोर्ट का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि इनको तो आरोप लगाने में समय लगता नहीं कि भाई ये देखिए ना, ये कानून को मानते हैं ना कुछ कर रहे हैं, जबकि इतिहास में इसको भी लेकर के इनके लिए बहुत से चीजें दर्ज हैं। उसको भी झुठलाने लग जाएंगे, नहीं इमरजेंसी नहीं लगी, साबानों का हमने जो है निर्णय नहीं बदला सुप्रीम कोर्ट का। तो वो तो जैसे जैसे कालखंड आएगा, देखिए 1000 साल अगर इसका इतिहास है और भारत आ रहा हूं राज जी, आ रहा हूं 77 वर्ष का अगर इतिहास है, तो जैसे जैसे जो जो कालखंड में चीजें आती जाएंगी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने 60-65 साल राज किया, एक भी वॉर मेमोरियल दिया क्या इस देश को? 60-65 साल के शासनकाल में एक भी एरोनॉटिकल वर्कशॉप थी क्या इस देश में? तो अब हमें समय मिला है, हम चीजों को सुधार की ओर ले जाएंगे और सुधारते रहेंगे। बाकी इनको जो कहना है वो कहते रहें। देखिए ये तो जनता में पहुंच जाते हैं तो कि भाई संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म हुआ जा रहा है, वक्फ बोर्ड खत्म हुआ चला जा रहा है, कहां जनता सुन रही है? ठीक है, मैं रोहित जी अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। राज जी बेचैन हो रहे हैं, लंबा समय हो गया, गैप ज्यादा हो जाएगा तो राज जी फिर मिलिट्री वाले फॉर्म में आ जाते हैं। राज जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर ऐसा नहीं है, देखिए ये तो होगा, बार बार पिन लगाई जाएगी और उस पिन को वो चुभेगी तो दर्द होगा। अब ये अलग बात है कि उसका आप रिएक्शन किस तरीके से देते हैं या कांग्रेस पार्टी किस तरीके से रिएक्शन देती है, वो भी जनता के सामने आएगा और हम कोशिश ये करते हैं कि बराबर से सबको मौका मिले। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर पर जो चिट्ठी आज से नहीं, मतलब बीजेपी ने उसको वायरल किया ऐसा नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जो पूरा नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संवाद है, ये पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, बीजेपी भी जानती है और बहुत सारे इस देश के बुद्धिजीवी भी इस विषय को जानते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर उस चीज का रिपीटिशन होता है और नरेंद्र मोदी उस चीज को बहैसियत प्रधानमंत्री कोट कर भी देते हैं, तो जो चीज पहले से डोमेन में है उसको लेकर के कांग्रेस परेशान क्यों होने लगती है?
देखिए शेखर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं उस इनका ऑडियो बढ़वा मेरे दीजिए, अंदर मुझे ऑडियो कम मिल रहा है। उस बाप का एक ब्लड है मेरे अंदर, मैं झूठ नहीं बोलता। पार्टी मेरे लिए पहले मेरा देश है, फिर मेरी पार्टी, फिर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि शायद जो ये चर्चा चली थी, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, क्योंकि अगर जिस दिन तिरंगा लगा लेंगे जैकेट में, मैं अब देश का प्रधानमंत्री कहने लगूंगा। ये था कि नेहरू जी ने कहा था कि ये मंदिर, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी धर्म का नहीं होता, हमारे यहाँ 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री सारे धर्म के होते हैं। प्रधानमंत्री और सरकार का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने में कोई भी योगदान नहीं, पब्लिक का होना चाहिए। हाँ, अगर नेहरू जी गलत थे, अगर 2 बार बोल रहा हूं नेहरू जी गलत थे, तो एक बात डॉक्टर साहब, रोहित भाई, आपसे जानना चाहता हूं, आपने जब कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन हुआ कि राम मंदिर बनेगा, आप ही के तो नेता कहते हैं सरकार का इसमें एक पैसा नहीं लगाया, क्यों? आत्मा मर गई थी। आपको यह कहने का हक तब था जब आपने राम मंदिर में सरकार का पैसा झोंक दिया होता, अपने व्यापारियों से चंदा लेके कुछ पैसा अपने कार्यालय बनाने में नहीं लगाया होता। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री क्या हिंदू का होगा? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं ठीक है, रोहित जी के से जवाब लेंगे, बनेगा। ठीक है राज जी, मैं एक आप जो बात आपने उठाई है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मैं रोहित जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूं। ऐसा है कि जब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो आपको पता है कि रोजा खुलवाने के लिए चाहे अक्रॉस द नेशन अलग अलग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अपने प्रदेश में भी अखिलेश यादव की जब सरकार थी, रोजा इफ्तारी की पार्टियां हुआ करती थी। हम पत्रकार लोग गए योगी जी के पास, उनसे कहा कि भाई रमजान आने वाला है, फिर ईद आएगी, बीच में रोजा इफ्तारी की पार्टी हमें यहां पर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो योगी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था, जो बात आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं, वो यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि देखिए, मैं हिंदू हूं, मेरा अपना एक धर्मावलंब है, मैं एक धर्म का धर्मावलंबी हूं, इसलिए रोजा इफ्तार मेरे क्राइटेरिया में आता नहीं। जिसको करना है वो करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको करना है वो करे। तो वो उस तरीके से अपना करते भी रहे। मतलब उनका अगर मस्जिद में जाकर के माथा टेकना उनके सिस्टम में नहीं है तो वो नहीं है, हमारे आपके सिस्टम में नहीं है तो नहीं है, होगा तो करेंगे। तो इसी तरीके से जब राजेंद्र बाबू सोमनाथ जाना चाहते थे तो उनको क्यों रोका गया? और नेहरू ने इस चीज को कोटेड कहा कि आपके जाने से एक अलग स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा, नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, अयोध्या में चाहे राम मंदिर के उद्घाटन का मामला हो या अभी कुछ दिन पहले धर्मध्वजा का मामला हो, यह प्रधानमंत्री हमें जाता हुआ दिखता है, मतलब ये कुछ और कर रहा है। तो ये नेहरू का डिसीजन था कि वो नहीं जाएंगे या वो नहीं करना चाहते हैं। इस प्रधानमंत्री का है तो वो अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। बीच में योगी जी भी खड़े हैं जो कह रहे हैं, हां बताओ राज जी, मेरे धर्म के मानने पर आपको कोई ऐतराज है क्या? मैं नहीं जाता, मैं रोजा इफ्तार की पार्टियां नहीं करता, राज जी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस सृष्टि में सबसे उच्चतम जाति का मानव बनने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ वो मुझे हुआ। मैं पंडित राज शर्मा ब्राह्मण, पूजा पाठ करता हूं, लेकिन कहां? घर के गेट तक। जब घर के गेट से बाहर निकलता हूं, क्योंकि राजनीति करता हूं, इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो फिर मेरे लिए सारे लोग एक बराबर हो जाते हैं, सारे लोग एक बराबर हो जाते हैं। फिर एक दूसरी बात कहता हूं, एक शब्द जब 4 मुंह में जाता है तो वो अर्थ बदल देता है। मैं इस पे नहीं कहना चाहूंगा कि योगी जी की क्या धारणा है, योगी जी ने गलत कहा। मैं उनका सम्मान मठाधीश होने के नाते हर टीवी पे बोलता हूं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं। और एक और बात कह दूंगा, ये तो उनके नजदीक भी नहीं है जितना मैं उनके नजदीक हूं। इनको चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप मठाधीश हैं, आप कह दें वहां मुस्लिम नहीं आएगा, ईसाई नहीं आएगा, ये वेरिएबल है बात। लेकिन जब आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपका व्यवहार एक जैसे होना चाहिए। जैसे कि आज की खबर में आप बैठे हैं, आपके लिए व्यवहार मेरे लिए अगर अच्छा हो, इनके लिए खराब हो, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं, और इनके लिए अच्छा हो मेरे लिए ये भी नहीं। आपकी अपनी आइडियोलॉजी है,
हम आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देश के लिए जी रहे हैं। यहाँ पे मेरे घर की डिबेट नहीं हो रही, मेरा बेटा है, मैं पूजा करता हूँ, चलिए मैं ठीक है, घंटी बजाता हूँ, अब बिना नहाए मौका बराबर से मिलना चाहिए। आप ही ने कहा, मैं फिर रोहित जी के पास चला जाता हूं। रोहित जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार अलग अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घेरती आई है, सोमनाथ मंदिर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रथ यात्रा चली थी आडवाणी जी की, वो भी सोमनाथ से शुरू हुई। तो सोमनाथ से अयोध्या तक आप हमेशा से एक साथ एक तरह से एक चीज को लेकर के चलते रहे हैं और उसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन राज शर्मा जी जो बात कह रहे हैं, उसको कहां तक बीजेपी अपने साथ जोड़ पाती है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो उस समय पर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सबको साथ लेकर के चलने वाली बात होती है, आपका व्यक्तिगत कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता है। देखिए, राज भाई को पहले मैं जवाब दे दूं। उन्होंने दो चीजें मुझसे कही थी और जो मुझे लगता है पटल पर रखना बहुत आवश्यक है। इन्होंने कहा कि मोदी जी कमल का फूल लगाते हैं तो भाजपा का प्रधानमंत्री है देश के, बने नेहरू जी क्या लगाते थे? तिरंगा लगाते थे क्या? वो तो गुलाब का फूल लगाते थे। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? बगिया के थे क्या? फूलों के राजा थे। गुलाब की बगिया खोल रखी थी उन्होंने। कम से कम वक्तव्य देने से पहले राज भाई एक गंभीर प्रवक्ता हैं, वक्तव्य देने से पहले सोचा करिए आप बोल क्या रहे हैं। क्या कौन सी बगिया लगा रखी थी नेहरू जी ने, बताइए? गुलाब का फूल लगाया था, किसी पार्टी का निशान नहीं था। गलत बात नहीं, अगर इनका कमल का निशान नहीं होता, मैं कमल पे कभी भी अपनी आवाज को ना उठाता। आप मुझे बताइए ना, वो भी तो तिरंगा नहीं लगाते थे, फिर क्या किया जाए? दूसरी बात, आपने रुकिए, अभी आपको मिला, आपने कहा कि राम मंदिर में सरकार का पैसा क्यों नहीं लगा। इसकी भी जानकारी आपको पुख्ता कर दूं। राम मंदिर निर्माण के लिए शेखर भाई जी 3000 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ गए थे और जबकि अनुमानित लागत 2150 करोड़ रुपया थी केवल। तो वो जो राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि 1 रुपया भेजा जाता है 85 बढ़ जाता है, इस सरकार में ऐसी व्यवस्था है नहीं। आपके तो खुद ही प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने स्वीकार किया था कि 85 पैसा आपके लोग खा जाते हैं भाई। उन्होंने कहा था ना भाई, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं। समस्या ये है, समस्या यही है राज भाई, क्योंकि अरे सुनिए तो, राजीव गांधी जी ने कहा था ना ये बात कि 1 रुपया भेजो तो 85 लोग खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। तो जब 3000 करोड़ रुपया आ गए तो 2150 करोड़ की लागत थी, तो पैसे क्या हो सकता थी? तो कम से कम थोड़ा डेटा लेकर अब आपने बोला, मैंने सुना है भाई, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। मुझे पता है मैं कांग्रेसियों की नब्ज दबाने में बड़ा माहिर हूँ, वो तुरंत चालू हो जाते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना चालू करिए। अरे रुकिए भाई, कहाँ परेशान हैं आप इतना? और दूसरी बात, रुकिए, अरे आ रहा हूँ राज जी, आपको आऊंगा, पक्का आऊंगा। ऐसे तो सरकार के पैसे से ऐसा है ना राज जी, अब अरे मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरा अपना वक्त लीजिएगा। अभी रोहित जी का वक्त है, सबका वक्त आएगा, आपका भी वक्त आएगा। अभी रोहित जी को जरा बोल लेने दीजिए। 40 साल लगेगा। नेता झूठ बोलते हैं, अरे भाई लगेगा, बताओ फिर ये तो सच बोल रहे हैं। अरे ऐसे नहीं चल पाएगा भाई। राज जी मानिए थोड़ा सा, रोहित जी अपनी बात जल्दी पूरी कर दें जी। दूसरा बात, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी को किसी भी मुस्लिम कार्यक्रम में, चाहे वो उनके सूफी संतों से मिलने को लेकर के हो या चादर बेचने तक को, क्या प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्शन किया? कभी मना किया? नेहरू जी का तो सामने दस्तावेज है, तो उन्होंने मना किया इसको राजकीय कार्यक्रम नहीं बनाएंगे। तो राज भाई समस्या क्या है? आप लोगों ने इतना गंदा कर रखा है इतिहास कि आज आप लोग जब दिखाया जाता है आईना तो चेहरा छुपा के भागते हैं आप लोग। ये समस्या है आप लोगों की। चेहरा आप लोगों को जब गंदा दिखता है ना इतिहास के पन्नों में, तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं भाई साहब ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया गया। यही छोड़ के जाऊंगा आपकी बातों को, एक बात समझिए शेखर भाई, सिर्फ और सिर्फ, अरे जरा मुझे एक जवाब दे दो रोहित भाई, एक बात का जवाब दे दो। बोला आपने तो मेरे में भी बोला है, आपने तो मेरे में भी बोला है, कितना लीजिएगा समय, थोड़ा हमको बोल। अच्छा एक बात का जवाब दे दूं, अपने में भी बोले, मैं सुनता रहा। जवाहरलाल नेहरू जी और नरेंद्र मोदी जी में एक अंतर था भाई, ये अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे थे। अरे ये क्या लिखेंगे चिट्ठी? अच्छा ठीक है, अब ये मामला कहीं डिरेल हो जाएगा। एक सेकंड रोहित जी आप भी रुकिए, एक सेकंड, मैं पूरा चर्चा का नैरेटिव बदलता हूं। ठीक है, बात वो फूल पे आके शुरू हुई थी, तो राज जी के लिए भी मैं एक बात बता देता हूं, क्योंकि हमारी जितनी भी डिबेट हुई है उसमें उनका ये सवाल जरूर था कि वो कमल का फूल लगाते हैं
और तिरंगा क्यों नहीं लगाते, और रोहित जी ने अपनी तरह से उसका जवाब दे दिया। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए है ये बात, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और ये सत्य है, तथ्य भी है। कमल जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है एक्चुअली। हाँ, कमल हमारे देश का, लेकिन पंखुड़ियों में अंतर है। बीजेपी की पंखुड़ियां कम हैं, ओरिजिनल कमल की पंखुड़ियां ज्यादा हैं, यह फर्क भी है। लेकिन कमल कमल है, तो उस लिहाज से भी हम इस चीज को यहां पर समझ लें। अब इस बात को यहीं पे छोड़ दीजिए, अब फूल वाली बात छोड़ दीजिए राज जी। मैं दूसरी चीज पे आता हूं। मुझे राहुल गांधी का भी अचानक ध्यान आया। राहुल गांधी का बयान था कि उन्होंने जब कर्ण सिंह से पूछा, राहुल गांधी गए कर्ण सिंह के पास, उन्होंने पूछा कि भाई सत्य कहां मिलेगा और सत्य क्या है, वो सत्य कैसे सुंदर है, वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम सवाल उन्होंने रखे। तब महाराजा कर्ण सिंह, जो कांग्रेस के ही लीडर थे, अटल जी के खिलाफ लखनऊ से चुनाव भी लड़े थे एक दौर में, आपको याद होगा, वो कर्ण सिंह राहुल गांधी जी को बताते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के राहुल गांधी, आपके अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और जो आपके पूर्व अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो शिव को इतना मानते हैं, तो क्या वो अपने नाना के खिलाफ हैं? अगर मोदी जी कोई बात कह रहे हैं या नरेंद्र मोदी ने कोई बात कही सोमनाथ के बारे में, नेहरू जी का उनसे मत भिन्न था, तो क्या राहुल गांधी भी गलत बोल रहे हैं? ना, मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा मेरे भाई शेखर भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं सब पहले भी देख रहा था, आज मैं चंद्रशेखर साहब जो पूर्व मंत्री थे मेरे आदरणीय, मैं उनका भी सुन रहे थे। सब लोग पहले, मुझे एक दो बार सेंट्रल हॉल में जाने का मौका मिला। मेरे यहाँ से ही मेयर कांग्रेस की थी वाइफ, हस्बैंड उनके एमपी थे, मैं एक आध बार गया हूँ, तो मैं देखता था, मैंने देखा था अडवाणी जी आए सेंट्रल हॉल में, जो सांसद थे मेरे यहाँ पार्टी के, उनकी वाइफ मेयर थी, तो उनसे कहने लगे, नाम नहीं यहाँ कहना चाहूंगा, और अगर आप कहोगे तो कह दूं, उन्होंने कहा, सुप्रिया, ये परवीन तुम्हारी वजह से जीत के आए और तुम बहुत अच्छा बोलती हो, मैं तुम्हें सुनता हूं। ये बड़ा अच्छा लगता था। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सम्मान करता हूं, मेरे यहाँ फोटो होगी उनकी, जैसे वो भी बोलते थे ना कि इनसे सीखो, इनसे सीखो। जवाहरलाल नेहरू जी का क्रिटिसिज्म करते थे, फिर वो कहते थे आज अच्छा बोलो। फिर राजीव जी, अभी बीच ये नहीं, ये दौर चला गया। ऐसे तो नेहरू जी ने खड़े संसद में बयान, ये भी कोटेड है, अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो बने। मैं तो अभी आपसे सवाल राहुल गांधी पे पूछ रहा हूं, जो शिव को लेकर के राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट है। और आप तो ब्राह्मण हैं, आप जानते कि जनेऊ ऊपर से नहीं डाला जाता, लेकिन राहुल गांधी जी कई बार डाल के चले आए। लेकिन अब ऐसी स्थितियों में हम लोग, मतलब पता नहीं, बहुत सारे हिंदू समाज के लोग ऐसे थे जो कह रहे थे भाई साहब बड़ा आहत हुए हम। तो ये चीजें मैं जानना चाहूंगा कि नाना गलत थे या ये नाती? अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जनेऊ ऊपर से डाले या अंदर से डाले। जैसे मेरा जनेऊ हुआ, मेरा जनेऊ 4 बार हुआ, लेकिन मैं जनेऊ को पहनता नहीं हूं, क्योंकि मैं जनेऊ की जो एक क्रेडिबिलिटी है, शायद उसको मना या उसकी रक्षा ना करें। एग्जैक्टली, एक बात, ठीक, एक मिनट, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे राहुल जी देखिए, एक और बात बताओ, वो सारे कपड़ों को ऊपर से डाल के चले आए, आपने रोका क्यों नहीं? नहीं, मेरे भी कपड़े के ऊपर डाला था, मेरी शादी हो रही थी, मैं पूजा पाठ करता हूँ। अरे वो जने वाला वो राहुल जी को तो हुई नहीं, राहुल जी को तो हुई नहीं। अरे आप कर लिया था ऊपर से। अच्छा, एक और बात बताऊं, आज एक और बात बताऊंगा। ना तो मेरी हैसियत है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए बात करूं, ना तो रोहित भाई आपकी हैसियत है कि आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी, हम दोनों लोग उनके बराबर 9 जन्म की बात नहीं बन पाएंगे। जो ये आप लोगों ने जो ट्रेडिशन डाला ना, जिसको मैं प्रधानमंत्री को गाली दे दूं, आप विपक्ष के नेता को, मैं 900 जन्म में भी राहुल गांधी नहीं बनना चाहता। ये 900 जन्म नहीं बनना चाहता। एक सेकंड, में भी राहुल गांधी नहीं बनना चाहता। आप बेकार मैं कहना चाहूंगा, ये सवाल तो मैंने राहुल गांधी नहीं बनना चाहता भाई साहब। एक सेकंड रोहित जी, राज जी, ये सवाल तो मेरी तरफ से आया। आप राहुल गांधी नहीं बन पाते, मैं मोदी। अरे हमें 900 जन्म में नहीं बनना है, इतना मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मोदी जैसा पति बने। मेरी मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मोदी की तरह अपनी औरत को छोड़ के आ जाए। अगर किसी का बाप जिंदा होता, अगर मैं जिंदा हूंगा, मेरा बेटा अगर अपनी बीवी को छोड़ के नौकरी करने में चला जाएगा, उसका जीना हराम कर दूंगा। और आप लोग तो कितने खराब लोग हो यार।
आप अपनी बीवी को छोड़ के कर लो देश की सेवा। हम आप बीवी के बिना देश की सेवा नहीं कर पाओगे। नेता बीजेपी, बात को समझो, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ राज वो किसका होगा यार? ठीक है, जो अपनी आप बीवी तो- का नहीं नहीं, हुआ, अब एक वो सेकंड रुक जाइए। किसका होगा? ये चर्चा तो बताओ, सोमनाथ वो पे देश है। का भी नहीं है। चर्चा सोमनाथ पे है। मैं बार बार शिव की तरफ जा रहा हूं, आप मुझे भटका देते हैं। भगवान भोलेनाथ भी सोचेंगे कि पंडित जी आज जो राज शर्मा जी हैं उन्होंने कितनी डिरेल की चर्चा। अरे पंडित जी ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए राज जी, बड़ी समस्या हो जाएगी। भोलेनाथ को भी जवाब देना है आखिर में एक दिन जाकर के। रोहित जी के पास अब जाने का समय हो गया है। आप अपना समय जो है कई बार इधर उधर कर देते। आप थोड़ी देर शांत रहिएगा राज जी, मैं आऊंगा वापस। रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोमनाथ का जिक्र आज किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किया, उसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सवाल इस बात का है कि ये चीजें जो देश के सामने आ रही हैं, जिस तरीके से रखी जा रही हैं, उसमें विवाद तो पैदा होता है, लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाता है कि असल मुद्दे को, असल जड़ को कौन कितना समझ पाता है। और अगर इसमें किसी का हृदय परिवर्तन होना है, आप मेरी बात को समझिएगा, यहां सवाल गंभीर है। अगर किसी पक्ष का हृदय परिवर्तन होना है तो क्या आपको लगता है कि उसका तरीका यही है या एकमात्र तरीका आपके पास यही है? नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा शेखर भाई, होता क्या है कि जैसे जैसे जो घड़ियां पास आती हैं, जो चीजें सामने पास आती हैं, तो उन पर लेकर के आप अपनी चीजें रखते हैं। जैसे आज 1000 वर्ष पूरे हुए हमले को लेकर के, तो उसकी चीजें प्रमाणित करी गई। राज भाई बड़े स्टाइल में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मतलब सबकी पार्टी है। राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष रहते हुए कहा था कि लड़के मंदिर लड़कियां चिढ़ने जाते हैं, औकात है उनकी, तो कहे ये बात मुस्लिमों के लिए है, अगर औकात तो कहे ये बात जैसा सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए राज भाई, सुनिए एक बात बहुत स्पष्ट। अरे मुझे सब फीवर मत दिखाइए, सुनिए मेरी बात, बहुत देर बोल चुके आप सुनिए आप मेरी बात, बहुत देर बोल चुके आप। मुझे तलखी मत दिखाइएगा, तलखी संभाल के रखिए आप अपनी, ठीक है ना? जहाँ जहाँ आपकी चीजें सामने आती हैं वहाँ आप बैकुल होते हैं। शब्दों अरे मेरे से मंत्र बोलो, आप परेशान होते हैं क्योंकि आप कर रखा है कुरान के लिए, इस्लाम की आपने सनातन को टारगेट बनाया। आप उनके साथ गठबंधन करते हैं जो हिंदू धर्म को बीमारी बताते हैं। क्या बात करते हैं राज भाई? आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उन लोगों के साथ समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बीमारी बताया और उनके साथ खड़े हो जाते हैं आप। क्या बात करिए आप? क्या किया आपने? आपने दर्ज कर रखा है, आप सामना नहीं कर पाएंगे। ये सब राज भाई, ये सब कहीं और दिखाइएगा, मुझे मत दिखाइए। ये सब डरे रहिए अपने पास, मुझे मत दिखाइएगा, गलत फहमी मत पालिएगा अपने बारे में, ठीक है ना? आप मुझे बताइए शेखर भाई, क्या मैं गलत कहता हूँ? आपको हर वो व्यक्ति चाहिए जो सनातन को गाली देगा, हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा, आपको सिर्फ चाहिए। आप सनातन का विरोध करेंगे, आपने कह दिया हिंदू लड़के जाते हैं लड़कियां छेड़ने, क्या ये सही बात है? इसके लिए किसी कांग्रेस ने कहा, इसके लिए आप खंडन करेंगे? यही करो। आप भी मंदिर जाते हैं, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं नित्य मंदिर जाता हूँ, क्या लड़कियां छेड़ने जाते हैं आप? कैसी बात करते हैं आप? अरे छुट्टी चाहिए आपको और आपके नेता को इस तरह के वक्तव्य सनातन के लिए कहने के लिए। आपको तो पूजा पाठ पता ही नहीं, भाई नहीं पता। राज भाई तीसरी बातें मेरे सामने मत करिए, जब सामना नहीं कर पाया करिए, ऐसे इतना हुआ करे तो मत आया करिए चैनल पे, बेवजह मत बोलने आया करिए। रोहित जी एक सेकंड रुकिए, राज जी एक सेकंड। मेरा कहना यह है कि शब्दों की गरिमा नहीं, शब्दों की गरिमा बनाए रखी जाए, ये ठीक नहीं ठीक बात। एक सेकंड, आपने क्या कहा? शब्दों का चयन उचित रहेगा, चर्चा कहीं पहुंचेगी। आपने कहा कि वो प्रधानमंत्री के और आज दोनों लोगों से मैं कह रहा एक बार भी इनके हूं, नेता शब्दों का चयन ठीक रहेगा तो ये चर्चा कहीं सार्थक रूप में पहुंच जाएगी, वरना होगा क्या, ना आपका विचार पहुंचेगा ना उनका विचार पहुंचेगा। ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी। मुझे एक बात बताइए, ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी। फिर हमने आपको भी बुलाया है, उनको भी बुलाया है, आप दोनों लोग हमारे साथ सम्मानित हैं। ये गलत बात है। जब ये बोलते हैं मैं सुनता हूँ, जब ये बोलते हैं मैं सुनता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब ये बोलते हैं मैं सुनता हूँ ना, ओम नमः इनसे शिवाय। तो कभी मतदार को सुनने का बार बार कह रहा हूँ क्या कि जब दूसरा वक्ता बोले आप थोड़ी देर संयम बरत लीजिए। इनसे कहिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने पॉइंट्स लिखिए, आपकी बारी जब आए तब आप बता। ऐसे क्या होगा कि ये चर्चा आप खुद सुनेंगे, आपको समझ ही नहीं पाएंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे दोनों लोग। आप थोड़ा सा रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाएगी, मैं आपके पास ही आऊंगा। शेखर भाई मुझे एक बात बताइए,
चलो जब ये दोनों एक बोलते बार हैं एक मैं सेकंड आराम में से उनका सुनता जवाब हूँ। कर लें। मैंने एक बार भी रोहित जी, इंटरवेन किया शब्दों की मर्यादा थोड़ी सी बनाए रखिएगा प्लीज। नहीं। अच्छा इनकी मर्यादा क्या थी? इन्होंने क्या बोला माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके लिए? पास जाऊंगा तो उनसे कहूंगा, क्या आप अभी बोला? अपनी बात रखें। मैं कह रहा हूँ गलत अगर बातें मत मेरा करिए। बेटा मेरी सुनिए, बीवी को छोड़ना दूसरी बात चाहेगा सुनिए, उसको घर में नहीं घुसने सुनिए दूंगा। मेरी बात। अरे फिर ठीक है, इनको चुप वो कराइए अभी भाई। आते, परिवार का मसला नहीं, अभी देश का मसला है। रोहित जी, ये आपका हेडक्वार्टर नहीं है कि आप इंस्ट्रक्ट करो कि चुप कराइए। ये दिस इज नॉट योर ऑफिस। बिहेव योरसेल्फ। राज जी 2 मिनट रुक जाइए, मेरे कहने से तो रुकेंगे? हाँ आपके कहने से तो बस 2-3 मिनट रुकिए जरा। आप सक्सेना जी अपनी बात पूरी करें आप। मुझे एक बात बताइए, जब ये वक्तव्य दिया गया सनातनियों के लिए, क्या ये सही था? वो लोग जो सनातन को बीमारी कहते हैं, आपने उनका एक भी बार विरोध किया, उनसे जाके गठबंधन कर लिया। हर बार ऐसा क्यों होता? मैं यही कहता हूं कि जब भी कांग्रेस से शुरू उठते हैं, सनातन के खिलाफ उठते हैं, इस्लाम के कुरान के खिलाफ नहीं उठते। और आप कहते हैं हम सबकी सरकार है। कौन सी सरकार थी आपकी सबकी? मुझे बताइए आपके शासन का। आपने खुद देखा शेखर भाई कि जब इनकी सरकारें रही हैं, इनकी रही हो, सपा की रही हो, तो बाकायदा रमजान के महीने में इनके जो रोजे होते हैं उसके इफ्तार के लिए बाकायदा सरकारी बजट दिया जाता था। कभी कन्या पूजन के लिए दिया गया, कभी श्रावण मास के लिए दिया गया, कभी नवरात्रि के लिए दिया गया, नहीं दिया गया। और आप कहते हैं हम सबकी सरकार है। क्या इस तरह के वक्तव्य केवल टीवी पे बोल देना सही रहता? हर वो व्यक्ति, कभी भी आप सुनिए, अगर ये विरोध करेंगे तो सनातन का विरोध करेंगे। आपने अच्छा शासन किया होता तो मुझे नहीं लगता ये दिन देखने पड़ते आपको। ठीक है रोहित जी, आज आप इतने अब मैं व्याकुल आता हूं, हो। इसी चीज का जवाब ले लेते हैं राज जी से। अब आप 2 मिनट रुकिए। राज जी मैं तो रुका ही रहता हूं अपनी बैटिंग भाई। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राज जी 2 सवाल हैं यहाँ पे। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपके लिए सारे धर्म सर्वधर्म संभाव वाली बात आ जाती है, लेकिन हमने ये देखा है बीते वर्षों में कांग्रेस पार्टी के नेता भी हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं, कहीं के भी अलग अलग जिन चीजों का जिक्र अभी रोहित जी ने किया कि रोजा इफ्तार की पार्टी होती है वगैरह वगैरह, लेकिन सनातन के लिए उस तरीके से बजट नहीं आवंटित होता। कब्रिस्तान की दीवारें उठाने के लिए बजट होता है, हज हाउस बनवाने के लिए बजट होता है, लेकिन मंदिर या इस तरीके के आयोजन जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं वो नहीं दिखते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी, केंद्र में रहते हुए भी हमें नहीं दिखे, प्रदेश में भी हमें इसका कोई उदाहरण नहीं दिखता। जहां कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार है वहां पे भी नहीं दिखता। इसका जवाब क्या है? मतलब इसी पे रहिएगा ताकि चर्चा इधर उधर डिरेल ना हो। मैं बिल्कुल पहले तो मेरी एक आदत है कि मैं किसी के लिए बदतमीजी का शब्द प्रयोग नहीं करता, और अगर जो बदतमीजी से बोलता है मुझे छोड़ता नहीं, क्योंकि घर पे नहीं ले जाता हूँ। मेरे घर पे टेंशन ना हो, आपकी सुन के जाऊं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर प्रदेश में अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है, अल्पसंख्यक आयोग होता है। मैं सक्सेना जी से जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ही आ जाओ, आपने क्यों मुस्लिम ढूंढे? क्या सिख समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? क्या ईसाई अल्पसंख्यक नहीं है? मतलब आप जो करो वो सही है। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मेरी सरकार आएगी, जब तक मेरी सरकार का जो मंत्री हो, एक अंतर है, मैं नेता हूं, मैं अलग किसी को मान लूं, जो मेरा मंत्री होगा, मेरी सरकार का प्रधानमंत्री होगा, वो सारे धर्म का होगा, किसी एक धर्म का नहीं होगा। हमें सबकी रक्षा करनी है, सबकी सुरक्षा करनी है, और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। आखिर आप ये बताइए, आप मुझे एक तो बता दीजिए, अल्पसंख्यक आयोग में आपका कौन सा सिख है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका जवाब ले लेते हैं। रोहित जी बात आ गई वहां पर जो आपने सवाल उठाया था, अब उसका काउंटर कर दीजिए, उतने पे ही रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल उतने पे रहूंगा। आप मुझे बताइए, आपने कहा आप सबकी सरकार थे, अमरनाथ यात्रा पर टैक्स और हज पर सब्सिडी, ये सबकी सरकार थी। गलत कह रहा हूं शेखर भाई? यही दुख, रेलवे के टिकट पे टैक्स लेते थे ये। आप इसका जवाब दो। अभी आ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, जवाब आने दीजिए। सीखिए भाई राज भाई, थोड़ा सा रखना सीखिए। अब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक, बताइए केंद्र में। अरे रुकिए राज भाई, आप अरे आ रहा हूं। कभी कभी अच्छी डिबेट करते हैं, कभी कभी आप बहुत परेशान हो जाते हैं भाई। बोलिए ऐसा क्या हो जाता है? मुझे बताइए, मुझे बताइए केंद्र में पूरी देवनगरी को अपने हाथ में ले। अरे आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे। अरे अल्पसंख्यक मंत्रालय पे आ जाइए रोहित जी, पहले वहीं से शुरू कर लीजिए। केंद्र और राज्य में आप बता दीजिए, केंद्र में कौन है बताइए अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री? राज्य बताइए। अब
नहीं, ये आप बताओ ना। अरे भाई मैं तो अरे भाई आपने प्रश्न उठाया तो आपको जवाब, अरे ना आपको कुछ पता ऐसा लगा होगा कि नहीं, मंत्रालय नहीं पता। अरे मुझे बताइए ना, आपने प्रश्न उठाया है तो कुछ सोच के उठाया होगा ना। क्या सोच, केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन राज्य मंत्री। अरे फिर आयोग पहुंच गए आप, अभी मंत्रालय की बात कर रहे होते हैं। अब राजू रुक जाओ, एक मिनट। अब मैं एक मिनट मैं आपकी तसल्ली के लिए उस सवाल पे ले गया। रोहित जी आप नाम बता करके चर्चा को आगे बढ़ा दें। नहीं, इन्होंने ये सवाल पूछा, मुझे ये बताइए ना। वो नहीं पता, उनको नहीं पता। अब उनको करेक्ट करते हुए आप अपना जवाब पूरा कर दीजिए, क्योंकि मैं तो झंडी दिखाते हुए सब प्रधानमंत्री को देखता हूं। ठीक है रोहित जी। चलो, हाँ जी, आवाज आप आ रही अपना है? जवाब पूरा करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। शेखर भाई, समस्या क्या है इनको कि जब ये सवाल तो अरे वो पूछ लेंगे, कौन है लेकिन जवाब नहीं पता होगा। कौन है वो, ये बताओ। केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय किरण रिजिजू जी के पास है। किस धर्म से आते हैं मुझे बताइए। एक मिनट हो गए। यूपी में कौन है? अरे रुकिए ना, पहले मुझे बताइए ना किस धर्म से आते हैं। अरे यूपी में कौन है? उत्तराखंड में जो कौन यूपी है? में आ गए। छोड़ो, अरे आप मुझे ये बताइए, आपने क्या सवाल मुझसे राज्य विशेष के लिए पूछ लिया? मुझे बताइए, क्या राज्य विशेष के लिए यूपी में पूछ कौन लिया? है अल्पसंख्यक आयोग का? मुझे बताइए ना। आपको अरे आयोग आप मुस्लिम को नहीं पहुंचे, मानते? मंत्रालय भी आप पूछे तब आप आयोग पहुंच गए। अरे शेखर भाई, राष्ट्रीय शेखर चैनल है। बातें कही है, मेरी बात को सुन लेना। एक मिनट रोहित भाई, शेखर भाई, आपसे समस्या ज्यादा ही क्या है पढ़ा राज हूं भाई आपके के नेता साथ? से भी। राज भाई के आप मुझे साथ बताओ, समस्या यूपी उत्तराखंड ये में कौन है है? कि सवाल पूछते हैं, जवाब मिलने के बाद जवाब बदल देते हैं। वो मैंने चर्चा के शुरू में ही कहा कि जैसे जैसे पिन लगेगी वैसे वैसे आवाज आएगी, दर्द होता है तो अब राजनीति क्या इसका करे, जवाब वो भी नहीं छुपा दिया पा रहे उन्होंने हैं। कि हम आप इसको यही मान लेते हैं सब्सिडी अभी। देते थे, हमारे यहाँ पैसा पर टैक्स लेते थे और सरकार सबकी थी। इसका जवाब नहीं दिया। और आप तो उत्तराखंड के मंदिर को सरकार पे ले रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने केस करा, मोदी जी पे केस करा कि नहीं? बताइए, तो सोमनाथ देख रहे मंदिर हैं को भी अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तो आप अच्छा ठीक है, अब रोहित जी आप रुके। अब राज जी, करना चाह रहे थे। अब राज जी आपकी बारी है। जो बात अभी रोहित जी ने उठाई है कि अमरनाथ यात्रा पर टैक्स और हज में सब्सिडी, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। मैं कहता हूं, आपने वैष्णो देवी माता के ट्रस्ट के द्वारा अरे भाई। जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसमें तो इन्हीं के द्वारा मुस्लिम को दिलाया जा रहा था सारा कुछ। वो अलग है कर रहे हो मामला, ऐसी बात? वो मामला अलग है, फिर किसी दिन बैठ के चर्चा कर लेंगे उस पे। अभी अमरनाथ पे आइए। क्या बताऊं? देखिए, एक और बात बताऊंगा। अब आपने कह दिया, मैं उसी पे आता हूं। टैक्स, एक और मेरी बात सुनिए। ये टैक्स, ये सारी चीजें सरकार को चलाने के लिए होती है। जैसे आपने कहा, जैसे मैंने माना रोहित भाई, मैंने माना कि जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था पटेल साहब को कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बने वो पब्लिक के पैसे से बने। फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन करा, आप ही के नेता, आज आपको कहना है मेरे नेता झूठ बोल रहे थे, क्योंकि आपके नेता ने कहा ये मंदिर, राम मंदिर कोर्ट के द्वारा बनने के बाद पब्लिक के, भक्तों के पैसे से बना। आपने कहा नहीं, सरकार के पैसे से बना। तो आज आपको इतना सा कहना, मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप कह दें कि मेरे नेता झूठे हैं। मैंने ये कब कहा कि सरकार के पैसे से बना? मैंने तो कहा 3,000 करोड़ चंदा ऑलरेडी का बजट पास हुआ था। आप देख लेना समस्या दोबारा। क्या बोलते हैं, आप सुनते नहीं हैं। 3,000 करोड़ का आप बजट बोलते पास रहते हैं। हुआ। शेखर भाई, किसका मैंने क्या बजट कहा? था? मैंने क्या कहा था राम मंदिर के लिए? राम मंदिर के मामले में अरे 3,000 करोड़ का बजट अरे कौन राज पास जी, करे? आपकी आवाज, अरे आप 3,000 करोड़ रुपए चंदा आया। मैंने कहा 21 से 50 करोड़ का खर्च था, इससे सरकार को तो पैसे फिर नहीं देने आप पड़े। नेहरू आप जी को समस्या क्यों यही blame कर है, रहे हो? बोलते ही नहीं, अरे चले जब जाते चंदा हैं, आया, सुनते नहीं तो है, ये तो सरकार- फिर आकर के भाई गोल गोल घूमने लग जाते हैं। फिर भाई गोल ये गोल सब घूमने लग पढ़ाई जाते हैं का आपके। इसीलिए कहते रोहित हैं भाई, अच्छा कम पढ़े वक्ता होने के लिए एक अच्छा क्या है श्रोता कोई- होना जरूरी है। राज भाई सुना करेंगे जीवन तो बर्बाद कर आप रहे हो बोला बेटी जलाओ करेंगे। पार्टी के लिए। समस्या अभी भी काहे आप जीवन जवाब बर्बाद नहीं कर दे रहे हो? पाए। अभी बेटी आपने कह जलाओ दिया पार्टी के लिए। नहीं, सुनिए आपके शेखर भाई, रिश्तेदार इन्होंने भी कह सुन दिया, रहे होंगे ये सरकार बात, चलाने के लिए तो उन्हें टैक्स लग चाहिए रहा होता होगा है। ये मेरे रोहित हिंदुओं भाई से क्या टैक्स करें? लीजिएगा केवल, अच्छा, आपने PhD केवल किसमें हिंदुओं से करी? टैक्स लीजिएगा, PhD किसमें मुस्लिमों को करी? सब्सिडी दीजिएगा। अरे क्यों नहीं लिया हज यात्रा पे टैक्स आपने? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं लिया हज यात्रा पे टैक्स? अगर केवल आपको अमरनाथ यात्रा के पैसे से केवल सरकार चलानी थी तो टैक्स उस पे हज पे भी लेना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ शेखर भाई, इनका यही वक्तव्य था। सरकार का मंदिर, इनका यही वक्तव्य था सरकार का ना राम कि मंदिर सरकार बनाने में चलाने क्या के लिए टैक्स योगदान चाहिए है? होता है, तो केवल हिंदू टैक्स देगा, हज यात्रा वाले टैक्स नहीं देंगे। हे भगवान, ये क्या बड़ी पढ़े लंबी लिखे चीज हो है नहीं आपकी, हो? क्या बात करते हैं?
राज रोहित भाई, आप कभी ऐसे पढ़े ही लिखे क्या ना, की तरह कुछ बात करिए अचानक से करो। बोल देते, कुछ अचानक से अरे बोल रोहित देते, भाई, उसके बाद फंस कभी जाते, पढ़े लिखे फिर की तरह बात अपनी कर लिया बात- करो भाई। अरे आप कहाँ है कौन सी अपने पढ़े नेता लिखे की वाला तरह? बात कर रहे यहाँ हैं? पे देखो, आपने आप कहा पढ़े लिखे सरकार लोग हैं। चलाने के लिए टैक्स मगर चाहिए बातों होता से है, ऐसा तो लग रहा है टैक्स जैसे केवल नेता की हिंदुओं से तरह। लीजिएगा, मुसलमानों को उसके एवज में अच्छा, सब्सिडी बताओ। दीजिएगा, क्या बात आपने करते हाई हैं स्कूल आप? कहाँ से किया तो था? आपने हज पे क्यों अरे नहीं भाई, किया? आपने शेखर हाई भाई स्कूल ने कहाँ क्या किया? अब किया एक तो आप सेकंड, बताइए। एक सेकंड, रोहित जी, राज जी, दोनों चर्चा पूरी इधर की उधर हो गई। हम कहा सोमनाथ पे, हमने आपसे बार बार कहा। शेखर भाई, एक शेखर सेकंड, भाई, शेखर भाई 10 जी। सेकंड दे दीजिए प्लीज, 10 सेकंड प्लीज, मेरा निवेदन है। इन्हें मत जी। दो। नहीं, मुझे नहीं, 10 इन्होंने सेकंड नहीं, एक राज बात जी, कही, अब ये- देश को बर्बाद करने वाली बात कही। अरे राज जी, आप 2 मिनट रुक जाएं। रोहित जी, आप अपनी बात पूरी शेखर करें। भाई, शेखर भाई, इन्होंने अभी आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सरकार चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है, कहा ना इन्होंने? हाँ हाँ, तो केवल हिंदुओं से टैक्स लेकर के उनकी यात्रा पर, उनकी धार्मिक यात्रा पर लीजिएगा, मुसलमानों को अरे भाई, वहाँ सब्सिडी हिंदू दीजिएगा, तो सरकार जाएंगे। करती है। हज पर अरे सब्सिडी मस्जिद में आप जाएंगे देंगे, तो मुसलमान और अमरनाथ जाएंगे। यात्रा पे आप क्या टैक्स ले मुसलमान लेंगे, जाएगा इससे मंदिर सरकार में? चला लेंगे। वाह भाई साहब, ठीक है, मैं आता हूँ। बताइए, राज जी, गलत आ कह रहा रहे हूँ हो आपके क्या? पास सवाल लेके। रोहित जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी करें। नहीं, ये देखिए, ये कुछ भी बोल देते हैं। राज भाई से समस्या क्या, कुछ सुनते नहीं है पहली बात तो, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था 3000 करोड़ का चंदा आ गया था, मैंने देश की सेवा करी है। 2150 आप जैसा करोड़ का जब निकम्मा उसमें नहीं जो है हूं। खर्च था, आपके तो सॉरी, सरकार आपके ने कहते अरे हैं टैक्स बोले तो नहीं, नेता। अरे भाई, अब राज जी, ये यहाँ पे शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूं, अभी हमने उनको टोका था, अब आपको टोकना पड़ेगा। ऐसा ना करिए आप, व्यक्तिगत आक्षेप से बचें, ऐसा ना करिए। मुझे शेखर भाई एक बात का दुख पहुंचता मैंने सुना नहीं जब इन्होंने क्या हम कहा, पार्टी के अगर लिए आप बता कहने दीजिए तो मैं लगते इनको मुझे उसका भी देश जवाब के लिए दूंगा। जीना है, मैं देश की बात करूंगा। अरे देश की बात रोहित भाई, करेंगे, मैं पहले आपसे रोहित कहता जी की हूं, तो बात हो, ये आप भी देश की, आप अरे- ये बताओ कि 11 साल में आपने क्या किया? अभी 11 पूछे। साल में ऐसा IIT 11 साल में जिसके कांग्रेस बच्चे खत्म की कर दी। हैसियत आप रुके तो उनसे पूछें। कांग्रेस खत्म कर दी, कांग्रेस इस अस्तित्व तलाश रही है। 11 साल में हमने ये कर दिया। क्या? 11 साल में आप सोनिया गांधी क्या लेके आ, मेंटली राहुल हो गए गांधी हो? लेके आ, प्रियंका क्या गांधी लेकर के आ मेंटली? रहे हैं, अब हमने ये कांग्रेस कर दिया युक्त आपकी बीजेपी। स्थिति। अब बताइए अब क्या है? बीजेपी कांग्रेस सिक्योरिटी युक्त दीजिए कुछ है। राज्यों में आपको, जितनी और बताइए उनका क्या है मन बदला। और क्या चाहिए, सरकार और चिंता हरा मत सही। करिए, हम अब 27-29 तक बिल्कुल आपके तरह से नेता का है? बची खत्म हो जाएगी। अरे और चुनाव- बताइए 25 नेता नहीं है सरकार में, मेरे इंटेलेक्चुअल नेता आपकी पार्टी में गए जिस दिन उनका हाँ दिमाग हाँ गए, जरा सुनिए सा सुनिए, फेर बदल क्यों गया। गए राज? अब फिर जवाब ले लीजिए, फिर जवाब ले लीजिए, फिर जवाब ले लीजिए भाई, अरे जवाब आप ले लोग का लीजिए, चरित्र, सवाल करिए तो जवाब लीजिए। किरदार, अरे नेके, शेखर जी इनसे कहिए जवाब ले, बताओ। जवाब ले। आपकी अच्छा, पार्टी के अपने नेता नेताओं को हमारे बुला पास आए, लें। बिल्कुल अरे, इसमें दो राय नहीं, आप लोग तो बिल्कुल फिर दो राय। जाओ। अरे सुनिए भाई, आपकी सुनिए, आत्मा सुनिए। अच्छा आप ठीक है, बोलते रोहित जी, हैं, एक सेकंड आप रुके। रोहित जी, अब आप रुक लोगों की जाइए। आत्मा कब्र भी चुकी मैं है। राज जी से सवाल लेता हूं, ठीक आप है। लोगों की अरे 10 अब राज सेकंड जी, मुझे खबर इनके भी सवाल का चुकी जवाब है। दे लेने दीजिए। इन्होंने इनका- सवाल एक इन- बहुत अच्छा सवाल किया, का- अरे मुझे सवाल का मुझे जवाब दे सवाल दीजिए। उठने दीजिए। अभी इन्होंने आप- कहा हमारे नेता आपके यहाँ आए, बिल्कुल मैं ठीक है। सहमत हूँ, आपके नेता ऐसा हमारे है कि यहाँ आए। पब्लिक समझदार है रोहित बदल जी, गया। जब जवाब नहीं मिलता हमारे चर्चा में तो प्रधानमंत्री पब्लिक जी समझ जाती है कि मामला कहां गड़बड़ा रहा है। अब आप रुकिए, मेरा सवाल आने दीजिए। मैं तो रुका हुआ हूँ, जब बोलिएगा रुक ठीक जाऊंगा ठीक भाई ठीक साहब। ठीक। राज जी, अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो सवाल मैं पूछूं आप उस पे रहें, क्योंकि मैं जब आपका सवाल लेकर के रोहित जी के पास जाता हूं तो आप उनका जवाब आने नहीं देते और नए सवाल ले आते हैं। अभी उन्होंने 2 सवाल जो जवाब दे रहे थे, मैं आपने जो बात कही है मैं उससे सवाल निकाल रहा हूं। आपने कहा पहले तो वो जो टैक्स वाली बात हो गई वो हो गई अपनी जगह पे, मंदिरों में टैक्स मतलब अमरनाथ वाला टैक्स और हज की सब्सिडी वो हो गया। दक्षिण भारत से लेकर के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर अभी भी सरकार उसकी अथॉरिटी बनकर के बैठी है, जहां पर जो मंदिर में चंदा आता है उसकी मतलब वो पूरा कस्टोडियन सरकार हो जाती है, वो पैसा सरकार के पास जाता है। आप ये बताइए कि किस मस्जिद से हिंदुस्तान की, चाहे कांग्रेस की रिजिम रही हो या किसी और पार्टी की सरकार रही हो, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार में कौन सी मस्जिद से वो पैसा आता था सरकार के पास जो वहां पर चढ़ाया जाता था या जो मौलवियों को दिया जाता था, या वहां पर कौन सी ऐसी व्यवस्था थी? अब मैं कह रहा हूं आपके एक सवाल से इत्तेफाक नहीं रहना। आपने कहा आता था, आज 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। मुझे आज इतना बता दीजिए, क्या मस्जिद से आप ले रहे हो कुछ पैसा? अरे जैसे, आपकी सरकार में आता था या नहीं, पहले मुझे यह क्लियर हो। मेरा अल्प ज्ञान है, कांग्रेस कौन सी मस्जिद से पैसा उठाती थी? नहीं, एक और मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात नहीं, अब मेरी फिर लड़ाई हो जाएगी आपसे, पहले मेरी हो जाए। आप फौजी आदमी हो, बता दो ना आप कौन सी मस्जिद से कांग्रेस को पैसा आता था, फिर मैं रोहित जी के पास जाऊं। एक मैं बता रहा, इन्होंने बंद अच्छा, करवा एक बात दिया है तो क्या? एक बात बता दूं, हाँ। अगर मेरा बस चले तो मैं कह दूंगा
कोई रिटायर्ड फौजी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो अपनी मौत को पसंद करेगा, देश को झुकना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे सब, एक मिनट सुन लो सक्सेना जी, एक और बात कहना चाहता हूँ अभी, क्योंकि राजी भाई ने बहुत बड़ा जवाब, राजी अभी ये मामला बिगड़ जाएगा। वो पड़ोस में एक अभी रिटायर भी नहीं हुआ, वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है उधर पड़ोस में, वो वैसे ही चला आ रहा है। आप कहाँ इधर उसके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ पड़ोसी के चक्कर में मत पड़िए, पड़ोसी बर्बाद है अपना। दोनों पड़ोसी दाहिने बाएं वाले बर्बाद हैं, पड़ोसी दोनों बर्बाद है भैया। मैं जवाब दूं शेखर भाई? हम लोग बहुत लड़ लिए, अब मुझे डर लगने लगा, इनसे तो लड़ लेंगे, प्यार हो जाएगा, आप लड़ोगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी मेरे ऊपर। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सम्मानित हो और बहुत अच्छी डिबेट कराते हो, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ। कुछ हमारी नीतियां गलत हो गई होगी, नियत गलत हो ना, फिर आपको चुना। अच्छा पता क्या लगता, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बार भाषण दिया, ये कैरी ऑन कर रहे हैं लीगेसी को। देखिए, ऐसा नहीं कि जो देश हुआ या हम आप ऐसे बात कर रहे हैं, ये 11 साल में करें। ठीक है, मैं अब हो गया, बस आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास, लेकिन वो रोहित जी के हैं, मैं आपके पास रुका, पूरी समय रुका। रोहित जी आखिरी 10-15 सेकंड जो आप बोलना चाहते हैं जल्दी से बोल दीजिए, मुझे चर्चा खत्म करनी है। राज भाई की 2 बातें फटाफट में जवाब दे दूं। जैसे आपने शुरू से ही कहा, अटल जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत बहुत दुख होता है राज भाई, वो वीडियो देख करके जिसमें सोनिया गांधी परिहास उड़ा रही थी अटल जी का, और उनको सदन में कहना पड़ा ऑन रिकॉर्ड कि आज आप हम पर हंस रहे हैं, एक दिन आएगा देश आप पर हंसेगा। ये इतिहास के पन्नों में है, ये भी है। चलिए ठीक है रोहित जी, इसमें आखिर में मैं एक चीज ये कह देता हूं कि राज जी ने बड़ी बेबाकी से आखिर में चर्चा के बाद कह दी है कि उनकी कुछ नीतियां, या हो सकता है आपकी नजर में सारी ही नीतियां गलत हों, लेकिन उनकी नियत साफ है। अब इस नियत के ऊपर फिर किसी समय चर्चा करेंगे। फौजीवाद वाली जवाब दे दीजिए। अभी राहुल गांधी जी रेस में हैं, इनके यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए है और वक्त से ज्यादा ये चर्चा जो है वो लंबी हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राज शर्मा जी और रोहित सक्सेना जी आपका आज की खबर के साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे, एक और नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।